डिफ्रैक्शन। क्या होता है डिफ्रैक्शन? लाइट का बैंड होना। कब? जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल के या किसी स्लिट के कोने से टकरा के मुड़ती है, उस बैंडिंग को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बैंडिंग हमने पहले भी पढ़ा, वो पढ़ा रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में बैंड होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, तो उसे हम बोलते हैं लाइट का बैंड होना जब मीडियम चेंज होगा। यहाँ जो है बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बैंडिंग ऑफ लाइट तो है, लेकिन कब? जब वो किसी ऑब्स्टेकल के, या तो ऐसे हो कि कोई चीज रखी है रास्ते में, उससे टकरा के लाइट मुड़ गई, या फिर किसी स्लिट में से लाइट को पास कराएं, कोई बहुत छोटा सा छेद है, लाइट उसमें से गई और मुड़ गई टकरा के, इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन हमें सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब जो ऑब्स्टेकल का साइज है या स्लिट का साइज है वो लगभग लाइट की वेवलेंथ जितना या उससे छोटा। जो हमने ये स्लिट है, इसका साइज मान लो a है, तो a की वैल्यू अगर लैम्डा से छोटी या बराबर है तो हमें देखने को मिल सकता है डिफ्रैक्शन, वरना डिफ्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, नॉर्मली हमें डिफ्रैक्शन दिखता नहीं कि हम कहें हर चीज के कोने से टकरा के लाइट मुड़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। टकरा के तो वापस जा रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उस मीडियम के अंदर जा रही है, कहां हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है? डिफ्रैक्शन की कंडीशन है साथ। नेक्स्ट, फ्राउन्सहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। फ्राउन्सहोफर ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करा। जैसे यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ऐसे ही फ्राउन्सहोफर का सिंगल स्लिट। उन्होंने एक लाइट सोर्स ली, उसे ऐसे रखा लेंस के फोकस पे, ताकि उसमें जो लाइट निकले वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? पैरेलल। और वो पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराई एक स्लिट पे। ये डायग्राम थोड़ा जूम करके बनाया है, बहुत छोटा सा छेद होगा ये, पर ऐसे समझ में आने का नहीं ना फिर तुम्हें। तो लाइट ऐसे रखी कि इस छेद पे बिल्कुल पैरेलल लाइट रेज आए, तो ये पूरे का पूरा वेव फ्रंट, बहुत एक ही वेव आ रही होगी ज्यादा, या बहुत छोटे छोटे उसी के अंदर होगा कुछ, तो वो पूरा वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट हो जाता है, पूरी पूरी लाइट रेज ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई इधर, पैरेलल की पैरेलल ऐसे। फिर एक लेंस रखा जिससे उन्हें किसी पॉइंट पे क्या कर लिया? कन्वर्ज। यहां उन लाइट वेव्स का क्या हुआ? इंटरफियरेंस हुआ। अगर ये इंटरफियर ना करते तो ये लाइट रे सीधी जाती और शायद यहां फोकस हो जाती, ओ पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स कैपिटल एस प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1। एक कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पे लाइट सोर्स रखा है, सच दैट पैरेलल लाइट वेव इंसिडेंट ऑन अ स्लिट AB, ताकि स्लिट AB पे कैसी लाइट आए? पैरेलल लाइट आए, ऑफ विड्थ A। इस स्लिट का विड्थ क्या है? स्मॉल a, एंड डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा। और ये लाइट किस एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी? थीटा एंगल। P भी अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, P कोई पॉइंट है स्क्रीन पे, एट विच डिफ्रैक्टेड लाइट वेव इंटरफियर, जहां पे आके जो डिफ्रैक्टेड लाइट वेव है वो क्या हो रही है? मिल रही है, इंटरफियरेंस करा रही है। बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L2, एक लेंस की मदद से वहां जाके मिला दी है। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? फ्राउन्सहोफर्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर ये डिस्टेंस क्या है? ये वाली, इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। अगर इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखो और इसमें मैं ये एंगल थीटा में साइन थीटा लगा दूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड डेल्टा और हाइपोटेन्यूज पे क्या आ रहा है? स्लिट का साइज। यानी अगर हम इसके अंदर साइन थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर पे डेल्टा मिलेगा और हाइपोटेन्यूज पे ए। डेल्टा का फॉर्मूला है ए साइन थीटा। पाथ डिफरेंस का मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, ए साइन थीटा। ए क्या है? स्लिट का साइज और इनटू साइन थीटा। अब जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की तो कंडीशन प्रूफ करके दिखाई थी, मैक्सिमा कहां बनेगा, कितने एंगल पे, मिनिमा कितने एंगल पे बनेगा। यहां हमें डायरेक्ट याद रखना है मिनिमा कहां बनेगा और मैक्सिमा कहां बनेगा। डायरेक्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो ऑब्टेन होगा स्क्रीन पे वो तब होगा जब पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्डा। जब भी कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है तो मिनिमा मिलता है। अगर वो 1 लैम्डा के इक्वल है तो फर्स्ट मिनिमा, 2 लैम्डा के इक्वल है तो सेकंड मिनिमा, 3 लैम्डा के इक्वल है तो थर्ड मिनिमा। तो मिनिमा की सीधे कंडीशन याद ही तुम्हें रखनी है कि मिनिमा इस केस में कब बनेगा स्क्रीन पे? जब हम पाथ डिफरेंस को लैम्डा के इक्वल रखेंगे। उस हिसाब से पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ए साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख दिया? थीटा, और ए भेज दिया डिवाइड में, तो थीटा का फॉर्मूला आ गया एन लैम्डा बाय ए।
जहां n की वैल्यू 1 2 3, यानी मैं n की जगह 1 रख के ये निकाल सकता हूं फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा। तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर विड्थ मिल गई लैम्डा बाय, यानी जब थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय ए के बराबर होगी तो स्क्रीन पे क्या मिलेगा, पहला मिनिमा। जब थीटा की वैल्यू लैम्डा 2 लैम्डा बाय ए के इक्वल होगी तो क्या मिलेगा, सेकंड। जब थीटा की वैल्यू 3 लैम्डा बाय ए के इक्वल होगी तो क्या मिलेगा, थर्ड मिनिमा। कोई परेशानी की बात। ऐसे ही मैक्सिमा का याद रखोगे, फर्स्ट मैक्सिमा तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस कितना हो, 3 लैम्डा बाय 2। nth मैक्सिमा कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n + 1 लैम्डा बाय। n की जगह वैल्यू रखो 1 2 3, तो पहला मैक्सिमा मिल गया 3 लैम्डा बाय 2a पे, दूसरा मैक्सिमा मिल गया 5 लैम्डा बाय 2a पे, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स आ गए कि कहां कहां मैक्सिमा कहां कहां मिनिमा बनता है। अगर मैं चाहूं तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ सकता हूं डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये बनता है। इसके और पिछले वाले इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इंटरफेरेंस का भी पढ़ा था हमने, उसमें इसमें क्या अंतर है कि इसमें इंटेंसिटी जो है वो सेंट्रल की मैक्सिमम होती है, बाकी सबकी क्या होगी फिर डिक्रीज होती चली जाएगी और आगे और कम होगी। पहला अंतर उसमें और इसमें। ये पाथ डिफरेंस का बना रखा ग्राफ, तुम चाहो तो थीटा का भी बना सकते हो, इन्होंने डेल्टा का बनाया। डेल्टा का लैम्डा पे पहला मिनिमा बना, 2 लैम्डा पे दूसरा मिनिमा बना, 3 लैम्डा पे तीसरा मिनिमा बना, n लैम्डा था ना मिनिमा का फॉर्मूला, ऐसे ही माइनस में बन गए। क्लियर हो रही है बात। बस इसमें याद रखोगे इंटेंसिटी घटती जा रही है। ये सारी वैल्यू हमने पीछे पढ़ ली किस किस पॉइंट पे मिनिमा आना है, और इनके बीच में 3 लैम्डा बाय 2 पे क्या आ रहा था, मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, मैक्सिमा। इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया। ऐसे कोई परेशानी। जैसे पहला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर में अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया तो बहुत ध्यान से एक बार आंख खोल के देख लेना कि डिफ्रैक्शन का बनाना है या इंटरफियरेंस का बनाना है, तभी बना के आना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहां पे कहीं ऑब्स्टेकल है, स्लिट, स्लिट से स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी। मान लो सेंटर पे मैक्सिमा बना, लैम्डा बाय ए पे फर्स्ट मिनिमा, पीछे प्रूफ कराना मैंने फॉर्मूला थीटा का, ये लैम्डा बाय ए पे पहला मिनिमा बनेगा, मिनिमा की कंडीशन है लैम्डा बाय ए, ऐसे ही माइनस लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो यहां पहला मिनिमा आया, यहां पहला मिनिमा आया, ये पूरा रीजन सेंटर मैक्सिमा का है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना एंगल बनाएगा यहां, उसे एंगुलर विड्थ बोलेंगे। ये एंगल ही लिखे हैं लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए, तो सारा मिला के ये इतना एंगल लिखा है, इतना। ये लैम्डा बाय ए इस पॉइंट की दूरी नहीं है, ये लैम्डा बाय ए डिस्टेंस थी ये वाली, ये थीटा। ऐसे ही नीचे की तरफ थीटा की वैल्यू माइनस लैम्डा बाय ए हो गई, तो पूरा थीटा क्या बन गया, 2 लैम्डा बाय। तो सेंट्रल मैक्सिमा ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो कितना बनाया, 2 लैम्डा बाय ए। परेशानी कुछ, देखो अगर कोई दिक्कत लगे तो। एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरे पास ये एंगल है, ये डिस्टेंस है, और मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं तो क्या करूं, tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा को लगभग थीटा लिख देंगे। यानी कभी तुम्हारे पास किसी स्लिट का, किसी फ्रिंज का एंगुलर विड्थ पता हो कि ये एंगल कितना बना रही है, और उसकी क्या निकालनी हो, लीनियर विड्थ निकालनी। ये पता एंगल कितना है और लीनियर विड्थ निकालनी है, तो क्या कर दो, डी की इंटू करो। उस एंगल में डी की इंटू करते ही क्या मिलेगा, लीनियर विड्थ मिल जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला हमने ये जो बताया, ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं तुमसे पूछूं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताओ, तो बस करना क्या है, इसमें डी की इंटू करा दो।
ठीक है, तो अगला फॉर्मूला आ गया लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल डी है तो लीनियर विड्थ का फॉर्मूला है 2 थीटा की डी में इंटू करा दोगे, यानी 2d लैम्डा बाय ए। ये तुम्हें फॉर्मूले ही याद रखने हैं बस। क्वेश्चन आ सकता है सब चीज देके, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सब दे दे के पूछ ले कि भाई लैम्डा इतना है, डी इतना है, तो बताओ लीनियर विड्थ कितनी, ए दे देगा तुम्हें। ये फॉर्मूला याद रखो, साथ साथ याद रखो डी क्या है, स्लिट से स्क्रीन की दूरी, लैम्डा वेवलेंथ, ए स्लिट का साइज। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, एक मैक्सिमा तो बना जो सेंटर पे बना यहां से यहां तक, बाकी आगे मैक्सिमा जो बन रहे हैं इन सबकी चौड़ाई सेम है। तो सेंट्रल वाले का फॉर्मूला पढ़ लिया, सेकेंडरी का और पढ़ लो, सेकेंडरी सबका एक सा आ जाएगा, सबकी विड्थ क्या है, सेम। तो सेकेंडरी वाले की विड्थ अगर मुझे निकालनी है एंगुलर विड्थ, तो मैं nth मिनिमा का फॉर्मूला ये है थीटा का n लैम्डा बाय, उससे एक अगले का निकालूं तो n+1 लैम्डा बाय, और दोनों का क्या कर दूं डिफरेंस। फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय ए कॉमन ले लो, n+1 -1 माइनस n, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय ए। तो सेंट्रल का फॉर्मूला था 2 लैम्डा बाय ए, सेंटर के अलावा आगे किसी की भी विड्थ निकालोगे सेकेंडरी की, चाहे सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, किसी की, वो कितनी आएगी लैम्डा बाय। कौन सी विड्थ, एंगुलर विड्थ है। अगर तुमसे कोई कहता है लीनियर विड्थ बताओ, इसमें यहां करेक्शन कर लेना, लीनियर विड्थ तो सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ कितनी, डी की मल्टीप्लाई करवा दो। अभी तो बताया अगर एंगल पता हो तो विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी से इंटू करानी है एंगल की। तो जब मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल पता है तो सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ कैसे निकालूंगा, डी की इंटू करा दूंगा, आंसर। नहीं आई बात समझ, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। ऐसे इस टॉपिक के बारे में कुछ खास जिक्र करा नहीं गया, सिलेबस में है या नहीं मुझे तो नेट पे मिला नहीं, नई बुक में कोई टॉपिक भी नहीं दे रखा, फिर भी मैंने इसका बहुत मिनिमम सा पार्ट लिख दिया है। बहुत बड़ा टॉपिक है ऐसे तो, थोड़ी नॉलेज के लिए पढ़ लो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। क्या है टॉपिक, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑन एन पासिंग थ्रू एन एपर्चर ऑफ साइज ए गेट्स डिफ्रैक्टेड इनटू बीम ऑफ एंगुलर विड्थ दिस। हमने पढ़ा अभी डिफ्रैक्शन में कि अगर ए साइज के स्लिट में से कोई लाइट निकल के जाती है तो वो स्क्रीन पे जो मैक्सिमा बना रही है, वो जो एंगल बना रही है वो थीटा, वो लैम्डा बाय ए के इक्वल, ये तो एंगल है। और अगर ये पूरी डिस्टेंस पूछता है हमसे तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी से इंटू कर देते हैं, यानी ये डिस्टेंस होगी डी लैम्डा बाय ए। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ दरअसल वेव के हिसाब से रे ऑप्टिक्स हर जगह वैलिड नहीं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने रे में पढ़े वो अगर हम लाइट को वेव मान के पढ़ते तो पढ़ पाना ही पॉसिबल नहीं था। रेव और वेव ऑप्टिक्स में शुरुआत से ही ये कॉन्ट्राडिक्शंस रहे। वेव वाले टॉपिक रे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि लाइट का वो कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, या रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, और रे वाले टॉपिक वेव को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। यानी रे ऑप्टिक्स के हिसाब से ये चीज बता पाना कि लाइट का इंटरफेरेंस भी होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर रे के हिसाब से चलोगे तो। लाइट का हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर भी ड्यूअल है, लाइट का दोगला व्यवहार है, लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट पूरा चैप्टर ही इसी बात के ऊपर है। तो उस हिसाब से वेव ऑप्टिक्स में एक वैलिडिटी बनाई गई रे ऑप्टिक्स के लिए कि अगर डिफ्रैक्शन जो हो रहा है किसी स्लिट से, अगर उसका जो स्प्रेड जहां पे वो लाइट फैल रही है वो अगर एक्स है और वो कम हो, किससे, अगर वो स्प्रेड कम है तो ये जो स्प्रेड है ये कम है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड। कम भी किससे कहना चाह रहे हैं, स्लिट के साइज से, जिस स्लिट से लाइट निकल के गई अगर आगे उतनी जगह फैलती है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी।
और अगर ज्यादा में फैल रही है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं। फिर तुम बता ही नहीं सकते, कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट तो कोनों पे से टकरा के मुड़ गई। तो डिफ्रैक्शन टॉपिक के हिसाब से फिर ये रिफ्लेक्शन ये एक्सप्लेन करवाने पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में तुम्हें ये समझाया है। उसके बाद एक ये डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्या अंतर है इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में? तो ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके, बस इस एक टेबल में समराइज कर दी सारी। इंटरफियरेंस की डेफिनेशन लिख दी। इंटरफियरेंस क्या है? दो सेकेंडरी वेव का सुपरपोजिशन है जो कि अलग अलग पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ध्यान है, दो छेद करे थे, तो दो छेद से दो अलग अलग सोर्स से लाइट आ रही है, ऐसे ही तो बिहेव कर रहे हैं वो दो छेद S1 S2। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? एक ही सोर्स से लाइट आ रही है। डिफ्रैक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव। एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग जगह से शुरू होने वाली दो वेव का हम इंटरफियरेंस करवा रहे हैं, उसे डिफ्रैक्शन बोल। दूसरा पॉइंट, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल विड्थ। जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था, चाहे सेंट्रल मैक्सिमा हो चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा हो, सबकी विड्थ एक सी थी। बीटा का एक ही फॉर्मूला लिखा था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहाँ क्या हो रहा है? सेंट्रल वाले की दुगनी है, सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा बड़ा बन रहा है, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बन रहे हैं? छोटे छोटे बन रहे हैं। दूसरा डिफरेंस। तीसरा, सारी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम थी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सबकी मैक्सिमम एक सी बनाई थी, सबकी मिनिमम एक सी बनाई थी। यहाँ क्या हो रहा है? सेंटर वाले की मैक्सिमम ज्यादा है और सेकेंडरी वालों की मैक्सिमम कम है। नेक्स्ट, जो डार्क रीजन है इसके परफेक्ट डार्क होते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या इंटरफियरेंस पैटर्न में, जहां डार्कनेस बनती है वहां फुल डार्क, क्योंकि यंग डबल स्लिट में दोनों इंटेंसिटी एक सी हो गई थी I1 I2, और आई मिनिमम का फॉर्मूला था √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। दोनों को जब बराबर रखोगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, जो डार्क वाला रीजन है वो परफेक्टली डार्क नहीं बनता, डार्क वाले में भी कुछ ना कुछ लाइट आएगी, उसकी इंटेंसिटी रहेगी। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन में, इसमें इंटरफियरेंस में लैम्डा बाय डी एंगल पे, लैम्डा बाय डी एंगल पे हमें मिला था पहला मैक्सिमा, वी गेट अ ब्राइट फ्रिंज इतने लैम्डा बाय डी पे। जब पाथ डिफरेंस ये, जब थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय डी है तो क्या मिला था? पहला मैक्सिमा। इसमें लैम्डा बाय डी पे क्या मिला है? पहला मिनिमा। तो ये 5 डिफरेंस हैं इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में, जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। पूरे चैप्टर का लास्ट के दोनों टॉपिकों की समरी सी हो गई एक तरीके, सब कुछ तो लिखना पड़ेगा डिफरेंस में। ये कह रखा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो भी हमने पढ़ा उसमें एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है एन, एन भी नहीं था, 2 लैम्डा बाय ए। ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा, ठीक है। अगर ऑरेंज लाइट की जगह ग्रीन यूज करूं तो वेवलेंथ तो चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज हुई तो एंगुलर विड्थ चेंज होगी। ये बताना बढ़ेगी या घटेगी। तो वेवलेंथ ऑरेंज की ज्यादा होती है, ग्रीन की कम, और तुम ऑरेंज की जगह ग्रीन कर रहे हो यानी कि वेवलेंथ घटा रहे हो, तो एंगुलर विड्थ भी क्या होगी? डिक्रीज। फिर पूछा अगर स्क्रीन को स्लिट के पास ले आए, क्या इस फॉर्मूले में कैपिटल डी आ रहा है? एंगुलर विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड करती नहीं, लीनियर विड्थ पूछता तो करती, उसका फॉर्मूला 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए है। तो स्क्रीन को पास लाने से एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्लिट विड्थ डिक्रीज कर दे, यानी जो छेद है स्लिट उसका साइज घटा दे, तो स्लिट का साइज तो ये रहा ए, ये तो डिपेंड कर रहा थीटा पे, स्लिट का साइज घटाओगे तो ये, तो विड्थ अब इंक्रीज हो जाए। जस्टिफाई और आंसर, तो फॉर्मूला लिख के बता देना कि भाई थीटा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए पहले पार्ट में वेवलेंथ जो है घट गई तो एंगुलर विड्थ भी घट गई। सेकंड पार्ट में कहना थीटा कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी डिपेंड नहीं करने का। और तीसरे पार्ट में स्लिट विड्थ डिक्रीज कर दी, स्मॉल ए घटा दिया, तो ये इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज होना चाहिए। अगर हमने ग्रीन की जगह पे ऑरेंज यूज करा है तो वेवलेंथ बढ़ाई है, वेवलेंथ बढ़ाई है तो एंगुलर विड्थ क्या होगी? इंक्रीज। ग्रीन की जगह अगर ऑरेंज यूज होगा तो इंक्रीज होगी।
क्वेश्चन ये कह रखा है ए नैरो स्लिट is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda equal to 6000 angstrom and the angular width of the central maxima is the resulting diffraction pattern is measured. हमने एक्सपेरिमेंट करा सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन का, जिसमें 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली, तो जो एंगुलर विड्थ स्क्रीन पे बनी वो हमने नोट करी कितनी, और when the slit is next illuminated by light of the wavelength lambda dash. अब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैम्डा डैश वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं, तब जो एंगुलर विड्थ आ रही है वो 30% डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है? 30% डिक्रीज. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू बतानी, यानी कि इनिशियल विड्थ, एंगुलर विड्थ अगर मैं बात करूं, इनिशियल एंगुलर विड्थ क्या रही होगी? तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 थीटा. सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, वैसे ये लिखा हुआ है. तो 2 थीटा फॉर्मूला लिखवाया था 2 लैम्डा बाय ए एंगुलर विड्थ का, और फाइनल एंगुलर विड्थ क्या हो गई होगी? 2 लैम्डा डैश बाय. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से फाइनल एंगुलर विड्थ होनी चाहिए इनिशियल विड्थ %30 घट गई ना, माइनस 30% ऑफ इनिशियल विड्थ. हमसे कह रखा है वेवलेंथ लैम्डा डैश यूज करने पे जो एंगुलर विड्थ है वो 30% क्या हो गई? डिक्रीज. यानी जितनी इनिशियल थी वो उसमें से माइनस कर दो, कितना? उसी का 30%. तो फाइनल विड्थ है 2 लैम्डा डैश बाय ए, इनिशियल विड्थ है 2 लैम्डा बाय ए माइनस 30% ऑफ 2 लैम्डा बाय ए. लैम्डा बाय ए, या ए तो एटलीस्ट कट ही जाएगा, 2a कट जाएगा, बल्कि 2 बाय ए. लैम्डा माइनस 3/10 लैम्डा, ए कट गया, 2 कट गया. तो रिलेशन आ गया कि जो लैम्डा डैश है वो कितना होना चाहिए? 7 लैम्डा बाय 10. लैम्डा की वैल्यू दी हुई है कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम. एक जीरो कट जाएगी, 4200 एंगस्ट्रॉम. इतनी वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तब 30% विड्थ डिक्रीज होगी. क्वेश्चन ये कह रखा है, इन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एपर्चर ऑफ द स्लिट इज 3 mm. जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने स्लिट का साइज लिया वो 3 mm. स्लिट के साइज को सिंगल स्लिट वाले मैंने स्मॉल एसिड नोट करा था. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर की लाइट यूज करी, स्लिट पे डाली, मतलब कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, पहला मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की दूरी पूछ रहा है. ठीक है, मैं इसे लिखूं x3 मैक्सिमा माइनस x1 मिनिमा. ठीक है, मैंने लिखवाया था थीटा का फॉर्मूला मिनिमा के लिए लैम्डा बाय ए, फर्स्ट मिनिमा का. और अगर हम x निकाल रहे हैं, लीनियर विड्थ निकालने, तो मैंने कही थी d की इंटू करा लेना. ये फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला है. और मैक्सिमा के लिए लिखवाया गया था 2n+1 लैम्डा बाय. x निकालोगे तो d की इंटू इसमें कर दो. तो थर्ड मैक्सिमा निकालना है तो 2 × 3+1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए माइनस मिनिमा का हो गया लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए सिर्फ. तो ये आया है अपॉन में 2ba, अपॉन में 2. ये आया 7 लैम्डा D बाय 2a माइनस लैम्डा D बाय a. इसे अगर सोल्व करो तो 7 लैम्डा D माइनस 2 लैम्डा D, तो आ जाएगा 5 लैम्डा D बाय 2a. 5 लैम्डा की वैल्यू हो गई 620 × 10⁻⁹. कैपिटल D की वैल्यू
ये दे रखी है लास्ट में 1.5 मीटर अपॉन 2 और ए है 3 mm। 3 से डिवाइड करें 0.5, 2 से ये हो गया 310 और 0.5 से इंटू और करा दोगे तो इसकी आ जाएगा 155। 10 की पावर हो गई -6। इतने मीटर। अगर आंसर को mm में लिखना चाह रहे हो तुम लिख सकते हो 0.775 इंटू 10 की पावर -3 मीटर mm में इतना। ठीक है। इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस स्लिट दो बार लिखा गया है स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास। यंग डबल स्लिट में जो दो स्लिट बनाई थी हमने, दो छेद करे थे, उनमें से एक स्लिट को ग्लास फिट कर दिया उसमें। ठीक है। सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट रिड्यूस टू 50%। तो अब कांच में से लाइट होके जाएगी, तो पहले जितनी लाइट जा रही थी अब वो आधी 50% ही लाइट पार हो रही है उसकी इंटेंसिटी आधी कर दी हम। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बताना है अब जो नई इंटेंसिटी आगे बनेगी उसका मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो कितना होगा। यानी कि एक इंटेंसिटी अगर I1 को हम 1I मान ले तो दूसरी जो इंटेंसिटी है वो इसकी 50% है, I माइनस 50% ऑफ I। तो I माइनस 50/100I, तो ये हो गया 1/2I बचेगा, I/2 बचेगा। यानी एक इंटेंसिटी अगर I है दूसरी I/2 है। मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दो। मैक्सिमम का फॉर्मूला था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I1 को I लिख दो और I2 को लिख दो I/2। ठीक है। √I आ रहा है कॉमन, 1 प्लस कॉमन स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो रूट भी हट जाएगा। I आ गया कॉमन, 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। यानी और सिंप्लीफाई करके I मैक्सिमम की वैल्यू लिखी जा सकती है I √2 प्लस 1 का स्क्वायर/2। ऐसे I मिनिमम निकलेगा। I मिनिमम का फॉर्मूला लिखवाया था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। √I1 को लिख दोगे I और √I2 को लिख दोगे I/2। √I कॉमन लोगे, ब्रैकेट से बाहर I आ गया, 1 माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर, √2 माइनस 1/√2 स्क्वायर करोगे तो नीचे से रूट और हट जाएगा, √2 माइनस 1 का स्क्वायर/2। I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो निकालना है। I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो। तो I मैक्सिमम आया इतना, I √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर/2 और I मिनिमम आया I √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर/2। √2 के लिए 1.41, 1.41 में 1 जोड़ोगे तो 2.41 और अपॉन में आ गया 0.41। तो सोल्व करके रेशियो लिख देना कितना आ रहा है। क्लियर। चाहो तो स्क्वायर हटा के यहीं पे पॉइंट हटा लो, 241/41 स्क्वायर इकट्ठा लिख दो दोनों का, पॉइंट हट गया, पॉइंट में निकाल के स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। दो लाइट दे रखी है, एक तो हमें, एक की वेवलेंथ है 600 और एक की वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर। To obtain the interference fringe in Young double slit experiment on a screen placed 1.4 मीटर अवे, कैपिटल D दे दिया,
if two slits are separated by small d दे दिया 0.28 mm. Calculate the least distance from the central bright maxima where the bright fringe of two wavelength coincide. सेंट्रल मैक्सिमा से वो पॉइंट बताना है जहां दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है। दोनों के मैक्सिमा का फॉर्मूला लगा दो, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये कट गया। n1 लैम्डा 1 की जगह 600 नैनोमीटर, n2 लैम्डा 2 की जगह 800, ये कट गया, 2 जीरो ये गई, 4 3, 3n1 इक्वल टू 4n2। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि जब n1 की वैल्यू 4 रखूंगा तो n2 की वैल्यू 3 आएगी, यानी पहली वाली लाइट से फोर्थ मैक्सिमा दूसरी वाली लाइट के थर्ड मैक्सिमा के बराबर बैठे। तो बीटा कितना निकलेगा? क्वेश्चन ने जो पूछी है वैल्यू, क्वेश्चन ने पूछा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा where the bright fringe of the two wavelength coincide. Of the two wavelength coincide. तो ये कितना आएगा? या तो 4 बीटा 1 निकाल दो या 3 बीटा 2 निकाल दो, कोई सा भी निकाल दो। तो 4 बीटा 1 कितना होगा? लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। 4 लैम्डा 1 हो गया 600, कैपिटल डी 1.4, स्मॉल डी 0.28 mm। पॉइंट हटाओगे ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 10, एक जीरो कट गई, 14 टू 28, 2 12, 2 जीरो 3 जीरो इंटू 10 की पावर -6 mm में निकालना अगर आंसर तो 12 mm आ गया।